नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पर। मैं हूं आपका होस्ट मयंक साव और आज का मेरा वीडियो इंटरनेशनल बिजनेस का है, जिसके अंदर हम लोग जानेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में, जिसे हम लोग शॉर्ट में BOT कहते हैं, और साथ में उसके डिफरेंस और उसके कॉमर्शियल ट्रेड के बारे में जानेंगे, क्या क्या ट्रेड पॉलिसीज़ बनाए गए थे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर दिए सब्सक्राइब और प्रेस कर दिए बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सकें। तो बढ़ते हैं आज के मेरे टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में कि बैलेंस ऑफ ट्रेड होता क्या है। बैलेंस ऑफ ट्रेड शॉर्ट में BOT is the difference between the value of a country's and the value of the country's imports for a given period. Balance of trade is the largest component of a country's BOP. Sometimes the balance of trade between a country's goods and the balance of trade between its services are distinguished as two separate figures. तो ये डेफिनेशन समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में खुद से समझाने की कोशिश करता हूँ कि बैलेंस ऑफ ट्रेड होता क्या है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड का जब हम लोग नाम सुनते हैं तो इसमें हम लोग का एक ही चीज़ आता है कि सामान का इसमें लेन देन होता है, एक्सचेंज। सामान के बदले सामान दे दो या सामान के बदले पैसे दे दो। जैसे कि अगर हम लोग कोई बैलेंस ऑफ ट्रेड तो वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में होता है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में समझाने के लिए आपके घर के बाहर शॉप में लेकर चल जाता हूँ कि एक शॉप है, शॉप में आप पैसे लेकर गए और सामान लेकर आए। आप शॉप वाला क्या किया, उसके पास सामान नहीं तो वो पैसे लेके गया, कहीं किसी दूसरे जगह से सामान खरीद कर लेके आया, या फिर सामान के बदले सामान दे के गया। बहुत सारे ऐसे हम लोग न्यूज़पेपर में या फिर टीवी में एडवर्टाइजमेंट में देखते हैं कि कहीं पे एक्सचेंज ऑफर चल रहा होता है। पुराने कपड़े के बदले नए कपड़े ले लो, पुराने बर्तन के बदले नए बर्तन ले लो। तो ये सारा एक्सचेंज होता है। तो यहाँ भी यही चीज़ होता है कि उनको एक्सचेंज ऑफ गुड्स कहा जाता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड में यही होता है। इसमें क्या होता है, एक कंट्री क्या देखता है अपनी एक कंपनी जो है अपने कंट्री के अंदर क्या क्या देखता है, वो कितना सामान वो एनालाइज करता है, कितना चेक कर रहा है, कितना कंट्रीज से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो रहा है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, कितना इंपोर्ट हो रहा है, ये देखता है। एक्सपोर्ट का एग्जांपल लेके अगर मान लेते हैं इंडिया में क्या क्या एक्सपोर्ट हो रहा है और इंपोर्ट हो रहा है, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा कपड़ों का और चावल का एक्सपोर्टेशन होता है। और वो कहाँ सबसे ज़्यादा होता है, वो अफ्रीका में हम लोग कह सकते हैं। अफ्रीका में इंडिया के बनाए हुए कपड़े और उगाए हुए चावल जो है ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, दिया जाता है एक्सचेंज के टाइप में, कि वहाँ पे हम लोगों ने उसे प्रोवाइड किया, उन्होंने उसके बदले मुझे पैसे दिए, ऐसा। और इंपोर्ट क्या होता है, जैसे क्रूड ऑयल होता है, रेडीमेड गुड्स होता है, जो डिफरेंट टाइप का मोबाइल फ़ोन होता है, लैपटॉप होता है, डिफरेंट जगह से जो ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी हाई आपके पास अभी हाई टेक्नोलॉजी वाला फ़ोन है, किसी के पास 25,000, किसी के पास 1 लाख, किसी के पास 2 लाख। तो वो सभी चीज़ तो इंडिया में नहीं बन रहा होता है, कुछ ना कुछ वो जो है बाहर से भी एक्सपोर्ट हो रहा होता है। तो ये होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर। ये एक छोटा सा एग्जांपल था कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में क्या क्या डिफरेंस होता है। अब हम लोग कैसे पता करें कि वो बैलेंस ऑफ ट्रेड को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड को कैलकुलेट किया जाता है उसका एक्सपोर्ट को इंपोर्ट से लेस करके। इंपोर्ट को, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि इंपोर्ट को एक्सपोर्ट से अगर लेस करेंगे तो हम लोग का बैलेंस ऑफ ट्रेड निकलता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या चीज़ सही होता है, क्या चीज़ गलत होता है, वो आगे हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे फिर आता है हम लोग का हेडिंग, डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब यहाँ पे बोला गया कि बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट का बीच में डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों का होने का अलग अलग कारण क्या है कि ये अलग है। तो सबसे पहला बात कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो बहुत ही ब्रॉड, यानी कि बहुत ही बड़ा एरिया में होता है, ये बहुत बड़ा स्कोप है। और बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट का ही एक छोटा सा पार्ट है, और इसका स्कोप भी जो है बहुत नैरो है, बहुत पतला सा है, बहुत छोटा है। तो ये एक कारण हो जाता है कि ये दोनों डिफरेंस है इसमें। दूसरा कि एक जो है विजिबल बैलेंस ऑफ ट्रेड में जो है सिर्फ और सिर्फ विजिबल आइटम को ही हम लोग देख सकते हैं, सिर्फ जो उसी को हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं जो विजिबल हो, कि आप सामान कुछ दे रहे हो या फिर सामान ले रहे हो या फिर पैसे दे रहे हो, जो विजिबल है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में
आप चाहे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो या फिर सामान दे रहे हो, ये सारा जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है ये चीज़ होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। तो इसलिए बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो स्कोप है वो वाइड भी होता है। फिर क्या हो जाता है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड में जो है हर तरह का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डिटेल्स रखा जाता है, एकदम प्रॉपर डिटेल्स रखा जाता है कि कितना का सामान आया है, कितना का सामान गया है, कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, कितना इंपोर्ट हो रहा है, ये सारा ट्रांजेक्शन को हम लोग रिकॉर्ड बनाकर रखते हैं। लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या होता है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ साथ क्या सर्विसेज दे रहे हैं, हमारे कंट्री में कैपिटल कितना है, कितना गोल्ड है, और भी ऐसे बहुत सारी चीज़। फिर दूसरा हम लोग ये भी देख सकते हैं कि जो फॉरेन एक्सचेंज के जो टोटल रिसिप्ट होते हैं, टोटल पेमेंट्स होते हैं जो फॉरेन करेंसीज के होते हैं, इन सभी को भी हम लोग रिकॉर्ड रखते हैं, इन सभी के बारे में जानते हैं। तभी हम लोग को पता चलता है कि हम लोग का बिजनेस लॉस में जा रहा है या प्रॉफिट में जा रहा है। अच्छा, अब लॉस और प्रॉफिट का जब यहाँ पे बात हो रहा है तो लॉस और प्रॉफिट में हम लोग ये देखेंगे कि लॉस और प्रॉफिट में ये होता है कि अगर मैन्युफैक्चरर, अगर हम लोग का इंडिया जो है, इंडिया को अगर देखते हैं तो इंडिया अगर मैन्युफैक्चरर कंपनी है तो अगर उसका एक्सपोर्ट ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि मैन्युफैक्चरर जो होता है उसका एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है। अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है और इंपोर्ट कम हो रहा है तो कंपनी जो है, इंडिया जो है वो प्रॉफिट में जा रहा है। और जो अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा है लेकिन इंपोर्ट उससे भी ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है इंपोर्ट ज़्यादा है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं इंडिया का हम लोग बोल सकते हैं कि इंडिया जो है डिफिसिट में जा रहा है। बेसिकली इंडिया मैन्युफैक्चरर भी है और सामान को यूटिलाइज भी करता है, कोई भी सामान को यूज़ भी करता है। तो इंडिया जो है एक मिनिमम फॉर्म में है कि ठीक है दोनों तरफ है, इसका दोनों चीज़ इक्वल रहता है, ना ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है ना ज़्यादा इंपोर्ट होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कौन करता है ये समझते हैं। तो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है जैसे कि यूएसए, अमेरिका करता है, चाइना करता है। चाइना से बहुत सारे टेक्नोलॉजीज़ आते हैं, यूएसए से बहुत सारे टेक्नोलॉजीज़ आते हैं। तो ये सारा जो है ये लोग मैन्युफैक्चरर है कि ये इन लोग के पास ये लोग कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहते हैं और उन्हें प्रोवाइड करते रहते हैं। जैसे आज के टाइम पे चाइना एक बहुत ही बड़ा वर्ल्ड वाइड बिजनेस खड़ा कर चुका है, बिजनेस टाइकून खड़ा कर चुका है कि उसका हर प्रोडक्ट ऑल ओवर वर्ल्ड में जाता है, हर दुनिया के हर कोने में इसका प्रोडक्ट भेजा जाता है। और इंडिया में क्या है कि इंडिया में भी वो सारे प्रोडक्ट्स आते हैं तो वो इंपोर्ट होते हैं। इंडिया में कोई सामान आ रहा है तो वो इंपोर्ट हो रहा है, इंडिया से बाहर कोई सामान जा रहा है तो वो एक्सपोर्ट हो रहा है। तो बीओटी में इसे हम लोग इग्नोर करते हैं कि अगर हम लोग का सरप्लस ज़्यादा है तो भी इग्नोर करते हैं और डेफिसिट हो रहा है तो भी इग्नोर करते हैं। लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में अगर एक्सपोर्ट हो रहा है मतलब सरप्लस हो रहा है तो सही बात है, और अगर इंपोर्ट यानी कि डेफिसिट हो रहा है, डेफिसिट यानी कि माइनस में जा रहा है, हम लोग का प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो जाहिर सा बात है वो इग्नोर करने लायक नहीं है। हम लोग को तुरंत ही दूसरा कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, किसी दूसरे चीज़ों पे एक्शन लेना पड़ेगा। तो ये है बीओटी और बीओपी का डिफरेंस। अगर आप लोग इसे पढ़ेंगे तो इसमें भी यही चीज़ बताया गया है। मैं आपको अलग स्टार्टिंग से ही आपको नॉर्मल बता रहा हूँ ताकि आप अपना एसेंट ना भूल पाए। आप लोग को इसका पीडीएफ मिल जाएगा, आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और उससे आप लोग समझ से पढ़ सकते हैं। तो ये डिफरेंस हो गया। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे द एप्रोप्रिएट ट्रेड पॉलिसी के बारे में कि ट्रेड पॉलिसी और कमर्शियल पॉलिसी क्या है कंट्री के बीच में, कोई भी कंट्री के बीच में। तो ट्रेड पॉलिसी क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले देखिए 3 चीज़ आपको सामने दिख रहा होगा स्क्रीन में, एक ट्रेड, एक पॉलिसी और एक कॉमर्शियल, और कंट्री तो है ही। तो यहाँ पे 4 वर्ड है, 4 में एक कंट्री आता है, यानी कि ये देश के बारे में बता रहा है, हर एक कंट्री के बारे में बता रहा है। उसके अंदर का पॉलिसी, उसके अंदर का रूल्स और रेगुलेशन क्या, अगर आप बिजनेस करें तो उसके अंदर का रूल्स रेगुलेशन क्या है, ट्रेडिंग किस तरीके से आप उसमें कर सकते हैं, कॉमर्शियल पॉलिसी, कॉमर्शियल रूल्स क्या है, रूल्स रेगुलेशंस क्या है, ये समझते हैं। तो इसके अंदर जो चीज़ होता है वो क्या आप कितना, कई बार ऐसा होता है कि जब एक्सपोर्ट बढ़ रहा होता है, अगर कंट्री का एक्सपोर्ट बढ़ रहा होता है या फिर इंपोर्ट बढ़ रहा होता है, तो वहाँ का कंट्री का जो गवर्नमेंट होता है वो उसमें कुछ रूल्स रेगुलेशंस लगा देता है, एक लिमिटेशन लगा देता है, तो कि आप इतना से ज़्यादा नहीं ले सकते हो। उसमें कोटाज फिक्स कर देता है कि इतना तरह का लोग ही इसको ले सकता है, या फिर इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते हो जब तक आपका पूरा प्रॉपर यूटिलाइज ना हो जाए वो सारा सामान। क्योंकि आप वो भले ही वो कंपनी आपका है, प्राइवेट है, लेकिन
वो चीज़ जो आ रहा है वो गवर्नमेंट के थ्रू भी हो रहा है, उसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो रहा है। आपके कंपनी के साथ साथ गवर्नमेंट का भी वैल्यू वहाँ पे गुडविल बना हो रहता है। अगर आपका कंपनी कुछ फ्रॉड करता है, कुछ ख़राब करता है, तो वो पहचाना जाए कि ये आपका कंट्री का फैक्ट्री था, आपका कंट्री का ऑर्गेनाइजेशन था। अगर यहाँ का इंडिया का कोई बड़ा कंपनी जो है दूसरे कंट्री में जाके अगर कुछ स्कैम करता है, कुछ घोटाला होता है, तो वो कंपनी का नाम तो बर्बाद होगा ही, साथ में इंडिया का भी नाम जो है वो बर्बाद होगा। तो ये सारी चीज़ उसमें रूल्स रेगुलेशन इस तरह के लगाए जाते हैं, जिसमें बहुत सारे तारीफ यानी कि उसमें बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज़ लगा दिए जाते हैं, ड्यूटीज़ लगा दिए जाते हैं, टैक्स देना है, टैक्स पे करना है, कितना टैक्स देना है, कितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट में टैक्स होता है, ये सारा चीज़, उनका कितना बेनिफिट होगा, इंटरनेशनल एक्सचेंज कमिटी कितना होना चाहिए, कितना कम हो गया है, करेंसी में चार्जेस कर देते हैं कि करेंसी का वैल्यू इतना हो जाएगा, उतना हो जाएगा, ये सारा चीज़। अगर आप लोग इसे ब्रीफ में पढ़ोगे तो यहाँ पे येलो बॉर्डर में बताया गया कि हाउ एवर दे वेर द चैम्पियंस ऑफ फ्री ट्रेड About 200 years ago, the giant advocates of free trade, Adam Smith and David Ricardo, argued that free flow of goods and services, that is unrestricted trade, would be beneficial। तो जो 200 साल यहाँ पे बताया गया कि 200 साल पहले कुछ जाइंट एडवोकेट्स थे, एक एडम स्मिथ, आपने नाम सुना होगा एडम स्मिथ का और डेविड रिकार्डो का, जिन्होंने एक दूसरे के बीच में एक फ्री फ्लो गुड और सर्विस के ऊपर एक आर्ग्यूमेंट छेड़ दिया था कि ये रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड कैसे आ सकता है और ये बहुत ही बेनिफिशियल है, इसको हम लोग नहीं दे सकते हैं, रेस्ट्रिक्टेड पे नहीं रख सकते, इसे अनरेस्ट्रिक्टेड ही रखना है। एज अ रिजल्ट ऑफ फ्री ट्रेड ईच कंट्री स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन इन विच इट हैज़ अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इसमें क्या हुआ, जब ये आर्ग्यूमेंट हुआ, इसमें जब कुछ बहस हुआ दो एडवोकेट के महारथी के बीच में, तो ये डिसाइड किया कि हर एक कंट्री जो है अपना अपना एक स्पेशलाइजेशन प्रोडक्शन भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा। कि जैसे कि इंडिया में चावल का प्रोडक्शन होता है वो इंडिया का खुद का है, चाइना टेक्नोलॉजी में कुछ करता है, अमेरिका किसी दूसरे चीज़ों पे करता है। तो ऐसा जितना भी डिफरेंट कंट्री है, सबका कुछ ना कुछ अलग सा एक प्रोडक्शन होता है। अफ्रीका हीरा के लिए पहचाना जाता है, डायमंड जिसे हम लोग कहते हैं, अफ्रीका पहचाना जाता है कि अफ्रीका में सबसे ज़्यादा डायमंड का खदान है, वहाँ पे डायमंड सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये सारा चीज़ होता है अफ्रीका में। इंडिया में चावल का होता है, चाइना में टेक्नोलॉजी का होता है, जापान में टेक्नोलॉजी का होता है। तो ये सारी चीज़ है, ये सारी चीज़ें की जाती है और ये एक फ्री ट्रेड के थ्रू होता है और सभी कंट्री का अपना खुद का स्पेशलाइजेशन है। आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू 1939 से 1945 commercial policy underwent a change when the wave of protectionism swept all over the world। जब वर्ल्ड वॉर टू के बाद बहुत सारा इसमें पॉलिसी चेंजेस किए गए थे। वर्ल्ड वॉर टू जब हुआ था उसके बाद कुछ चेंजेस उनके पॉलिसी में, कमर्शियल पॉलिसी में चेंजेस किए गए थे, ताकि जो कंट्री है एक दूसरे के साथ अच्छा से इंटरेक्ट हो सके, उनसे बिजनेस अच्छे से कर सके। बहुत सारी चीज़ें हुई थी, उनमें भी बहुत सारे लंबे आर्ग्यूमेंट्स चले थे कि नहीं ऐसा सही होगा, वैसा सही होगा। फिर उनमें से चूज़ किया गया कि कौन सा बेटर ट्रेड होता है, कौन सा ट्रेड सही होगा, कौन सा रीज़न सही होगा, कौन सा सपोज़ कोई भी प्रोडक्शन अगर कोई भी कंपनी प्रोडक्ट करता है तो वो किस तरीके से उसे प्रोवाइड किया जाएगा, उसे किस तरीके से कौन सा क्या रूल रेगुलेशन रहेगा उसे आगे बढ़ाने के लिए। ये सारा चीज़, इसमें बहुत सारे नए क्वेश्चंस भी खड़े हुए थे, जैसे कि कैन प्रोटेक्टेड ट्रेड कॉज अ गेन फ्रॉम ट्रेड, LDCS बाई imposing tariffs and duties made an attempt to secure maximum benefits and international exchange of commodities, but the last quarter of the 20th century saw a revival of free trade all over the globe as protection failed to provide enough gains which is countries required। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि नए नए रूल्स रेगुलेशंस, नए नए टैक्सेस, नए नए ड्यूटीज़, नए नए कोटाज ये सब लगाए गए थे,
जिसके अंदर फ्री ट्रेड का आर्ग्यूमेंट हुआ था, अन आर्ग्यूमेंट हुआ था। पहले आर्ग्यूमेंट भी हुआ था, फिर उसके ऊपर दूसरे बहस भी हुए थे। उनमें भी कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर बात नहीं किया गया था और आज जाकर बात होता है। ये बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर नहीं करेंगे, और आप लोग हमें बताओगे कि वो टॉपिक कब कवर करें। आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको अगर वो टॉपिक सीखना है, टॉपिक जानना है, तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट कीजिएगा। और अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, सिर्फ नॉर्मल ऐसे ही एग्ज़ाम में पास होने के लिए पढ़ रहे हो, अच्छे मार्क्स कवर करने के लिए, बेसिकली वो इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे इसके बारे में और डिटेल्स में जाननी है, तो फिर आप नीचे मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं आपको वो वीडियो बनाकर दिखाऊंगा, बनाकर समझाऊंगा। एक्चुअली फिर यहाँ पे बात बोला गया कि यहाँ पे अगर स्ट्रांगली समझाया जाए कि फेवर क्या होता है, बॉलिंग फेवर जो फ्री ट्रेड का होता है, जिसके अंदर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF और द वर्ल्ड बैंक भी शामिल होता है, उसका भी क्या क्या रूल्स रेगुलेशन होता है, ये सारे चीज़ को बताया गया है। तो IMF और वर्ल्ड बैंक के ऊपर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, और आज का वीडियो हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जुड़े रहें मयंक स्टडी पॉइंट के साथ। वीडियो को पूरा देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।